हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 की भारतीय संविधान की क्लास चल रही है, उसकी आज ये 8वीं क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी 7 क्लासें हो चुकी हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आप लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिए और मेरे साथ बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसे लिखते चलिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपनी नोट्स निकाल ली होगी और मेरे साथ लिखने के लिए शिद्दत से बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक तैयार हो गए होंगे। तो आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि आपने मूल अधिकार पढ़ा है, तो मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, उसी प्रकार से राज्यों के कुछ भी अधिकार बनते हैं कि राज्य हमें क्या देगा, तो वही को हम उसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। तो आप लोग लिखिएगा। जो पहले हम समझेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं इनके बारे में, तो इनके बारे में हमें जो पढ़ना है आप लोग लिखिएगा मेरे साथ साथ अपनी नोट्स में। क्या नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4, आप लोग लिखिएगा मेरे साथ, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, भारतीय संविधान के भाग 4 में, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा में, अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ लिख रहे होंगे। तो आप लोग लिखिएगा क्या कि जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। उसकी आगे अब लिखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि जो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह आयरलैंड से लिए गए हैं। तो लिखिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। क्या लिखिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह कहाँ से लिए गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। उसकी आगे लिखिएगा, राज्य को कल्याणकारी, इसकी आगे आप लोग लिखिएगा, राज्य को कल्याणकारी होने की भावना, राज्य को कल्याणकारी होने की भावना, राज्य की कल्याणकारी होने की भावना
नीति निर्देशक तत्वों में छिपी है। क्या? राज्य को कल्याणकारी होने की भावना नीति निर्देशक तत्वों में छिपी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भावना कल्याणकारी राज्यों में छिपी है। आप लोग बताइएगा कि राज्य के कल्याणकारी होने की भावना जो है वह नीति निर्देशक तत्वों में छिपी है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि जो कल्याणकारी भावना राज्य को बनाने की बात कही गई है वह किस भाग में कही गई है, तो आप लोग बताइएगा कि वह भाग 4 यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें राज्य के कल्याणकारी होने की भावना बताई गई है। उसके आगे आप लोग लिखिएगा नीति निर्देशक तत्वों में छिपी है। इसके आगे लिखिएगा इसे लागू करना। आप लोग लिखिएगा इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। आप लोग इसके आगे लिखिएगा इसे लागू करना, इसे लागू करना राज्य का, इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यानी जो डीपीएसपी है इसको लागू करना वो राज्य का कर्तव्य है। राज्य चाहे तो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करे या ना लागू करे, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके आगे लिखिएगा इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके लिए आगे लिखिएगा ये राज्य के लिए, ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। इन्हें आप राज्य से ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकते। इसे आप इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि ये इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है और ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य चाहेगा तो इसे लागू करेगा, अगर राज्य चाहेगा तो वह नहीं लागू करेगा। इसके लिए आप किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके आगे लिखिएगा क्या? नीति निर्देशक तत्व न्याय योग, वाद योग नहीं है। इसके आगे आपसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है जो यूपी पीसीएस का बहुत ही माना जाना क्वेश्चन है। लिखिएगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, लिखिएगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व न्याय योग, न्याय योग या वाद योग नहीं है। न्याय योग या वाद योग नहीं है। तो आप लोग इन दोनों को इंडिकेट कीजिएगा। ये आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते क्या नीति निर्देशक तत्व, आपसे ऐसे पूछा जाएगा क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय योग या वाद योग हैं, तो आप लोग बताएंगे नहीं। जितने भी मेरे एसएससी जीडी के योद्धा बंधु हैं और जो भावी दरोगा हैं वो इन्हें अपने दिमाग में और मस्तिष्क में बिल्कुल सटीक तरीके से शिद्दत के साथ और ईमानदारी पूर्वक इसे याद कीजिएगा क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग और न्याय योग हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए नहीं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह वाद योग और न्याय योग नहीं है। इसके आगे लिखिएगा आपसे पूछा जाता है इसमें अब हमें पढ़ना क्या है, जो हम आपको इसमें वही पढ़ाएंगे जितने अनुच्छेद आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। इसमें से हमें जो मेन अनुच्छेद है वो बहुत ही बार पूछा गया है, उसके बारे में समझना। इसमें आपको लाइन से नहीं पढ़ना। ये जो आपकी क्लास चल रही है इसमें आपको
वही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर की दृष्टि से बिल्कुल सटीक हो और एग्जैक्ट वही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिले। तो हम जो आपको नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ाएंगे वो वही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण और एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मिले। तो इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, मैं सोचता हूँ पहले उसको डिस्कशन करते चलते हैं। आपसे एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया है क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। क्या समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो आप लोग लिखिएगा। ये जो आता है अनुच्छेद 39 घ आपसे पूछा गया है, तो पहले हम सोचते हैं कि आपको वही बताया जाए। क्या लिखिएगा इसमें? अनुच्छेद 39 घ, जो अनुच्छेद 39 घ है, इसमें कहा गया है, लिखिएगा, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व। लिखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 घ अनुच्छेद 39 घ के तहत डीपीएसपी, हम इसे शार्ट में लिखते हैं, आप लोग लिखिएगा डीपीएसपी, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। उसकी आगे आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। क्या समान कार्य के लिए समान वेतन आपसे बहुत बार पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में। और उसकी आगे इसमें और पूछा जाता है क्या, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का, आपसे बहुत बार पूछा गया है, जिसमें हमें देखने को मिलता है क्या, समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें है क्या, समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप अब लिखिएगा अनुच्छेद 39 का। क्या? अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 का, जो अनुच्छेद 39 का है, इसमें आप लोग लिखिएगा समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। क्या? समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आपसे पूछा जाता है कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग बताएंगे कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में मेंशन है। और आपसे यहाँ से एक और बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि जो ये अनुच्छेद 39 का है, यह समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आप लोग लिखिएगा क्या, 42वां CAA, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 1976 में। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि हुआ था 1976 में, इसी के द्वारा अनुच्छेद 39 का जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम चलते हैं आगे, और इसके बाद जो बहुत ही बेहतरीन अनुच्छेद है और बार बार पूछा जाने वाला अनुच्छेद है, उसे आप लोग देखिएगा। जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, आपसे क्या पूछा जाता है? आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद जो 40 है उसमें कहा गया है क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो अब आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 40। क्या? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। तो आप अनुच्छेद 40 लिखिएगा।
अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन क्या राज्य का कर्तव्य है, ऐसे लिखिएगा, राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। बिल्कुल एडिचिट, आपका ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार प्रश्न, अनुच्छेद 40 से तो हजारों बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान के साथ देखिएगा। क्या अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझे होंगे। और अब हम चलते हैं आगे, और अब हमें जो देखना है वो देखना है अनुच्छेद 41। क्या देखना है? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में आप लोग लिखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण उतने नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग साथ साथ देखते चलिएगा। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 41 में देखिएगा, कुछ दशाओं में, अनुच्छेद 41 में आप लोग लिखिएगा, कुछ दशाओं में काम व लोक सहायता, क्या कुछ दशाओं में काम व, कुछ दशाओं में काम व लोक सहायता, कुछ दशाओं में काम व लोक सहायता का प्रावधान राज्य करेगा, इसी अनुच्छेद में बताया गया है। उसके बाद और आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 41, क्या अनुच्छेद 42, इसके बाद लिखिएगा अनुच्छेद 42। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग लिखिएगा काम की न्याय संगत, क्या इसमें लिखिएगा काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं, काम की न्याय संगत व मानवोचित, क्या मानवोचित, काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं, इसी के अंतर्गत और बताया गया व प्रसूति सहायता, व प्रसूति सहायता, इसका जो वर्णन किया गया है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अनुच्छेद है। और यहाँ से बहुत बार पेपर में पूछा गया अनुच्छेद 42 है, क्या आपसे ये आपको इंडिकेट करना है। प्रसूति सहायता के बारे में आपसे बहुत बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में महिलाओं को प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, उसी अनुच्छेद में आपको प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता के समय अवकाश दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इतना लिखा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है भाग 4 से। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, देखते हैं आगे आपसे इसके बाद आपको लिखना है अनुच्छेद 42, क्या अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 आपको अब देखना है अनुच्छेद 43 के बारे में। यहाँ पर कहा गया है क्या निर्वाह मनरेगा मजदूरी और कुटीर उद्योगों का उपबंध, यहाँ पर लिखिएगा, इसमें कहा गया है निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, मनरेगा, निर्वाह मजदूरी, मनरेगा और कुटीर उद्योगों
कुटीर उद्योगों का उपबंध जो राज्य है वह निर्वाह मजदूरी, मनरेगा और कुटीर उद्योगों का उपबंध करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 43 के बाद अब हमें जो जानना है वह जानना है अनुच्छेद 44। क्या? अनुच्छेद 44 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 44 यहाँ से भी बहुत बार एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसे धैर्य के साथ लिखते चलिएगा। इसमें कहा गया है क्या? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद जो 44 है इसमें कहा गया है समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है, या कॉमन सिविल कोड जिसे भी कहा जाता है। तो लिखिएगा इसमें क्या? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता या कॉमन, इसी को कहा जाता है या कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड के बारे में बताया गया कि यानी चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, चाहे वह जो हो, सबके लिए एक समान प्रकार की संहिता यानी कानून होगी। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या? कि एकमात्र राज्य जहाँ पर समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड लागू है, तो यहाँ पर लिखिएगा वह राज्य है गोवा। कौन सा? वह राज्य है गोवा। जो गोवा है वहाँ पर समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। तो आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 45, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है। अब हमें इस पर चर्चा करनी है कि क्या है अनुच्छेद 45 और क्यों अपने पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखिएगा अनुच्छेद 45 में है संविधान के आरंभ में 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उपबंध करता है। क्या? संविधान के आरंभ में, लिखिएगा इसमें संविधान के आरंभ में संविधान के आरंभ में 14 वर्ष तक के संविधान के आरंभ में 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का उपबंध करता है। शिक्षा का उपबंध करता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में कहा गया है क्या? संविधान के प्रारंभ में इसे इंडिकेट कीजिएगा क्या? 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान या उपबंध करता है। तो आप लोग, और इसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि ये जो प्रावधान था ये भारतीय संविधान में पहले नहीं था। इसे आप फिर से ध्यान से देखिएगा कि जो ये प्रावधान था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ये पहले नहीं था। इसे जोड़ा गया 46वां संविधान संशोधन, क्या 86वां, इसमें लिखिएगा नोट डाल के, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्या? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के पश्चात इसमें आरंभिक शिशु देखभाल, इसमें आरंभिक शिशु देखभाल, इसमें आरंभिक शिशु देखभाल एवं 6 वर्ष तक के बच्चों की आयु के एवं
6 वर्ष तक के बच्चों एवं 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया। 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा क्या कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है, इसमें कहा गया है कि संविधान के आरंभ में 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो प्रबंध या उपबंध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। लेकिन जो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 था, ये पहले नहीं था, ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के पश्चात। इसमें आरंभिक शिशु देखभाल एवं जो 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का भी प्रावधान किया गया। तो इसे आप लोगों ने समझा होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम चलते हैं इसके बाद जो हमें पढ़ना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46। तो आप लोग लिखिएगा। इसके बाद हमें देखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। इस बैच में हम जो आपको संविधान पढ़ा रहे हैं, ये उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 है, हमें देखना है क्या अनुच्छेद 46 के बारे में। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 है, इसमें कहा गया है क्या दुर्बल वर्गों के अर्थ व शिक्षा का प्रबंध करता है। क्या इसमें कहा गया है दुर्बल वर्गों के अर्थ, यानी अर्थ से यहाँ संबंध, अर्थ पैसे से है, अर्थ व शिक्षा का प्रबंध है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 है, इसमें दुर्बल वर्गों के लिए अर्थ यानी पैसे से और शिक्षा के संबंध में बातें मिलती हैं। उसकी आगे अब आप लोग डालिएगा अनुच्छेद 47। क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है और जानना है। तो लिखिएगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47, उसमें कहा गया सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा, क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा और मादक पदार्थों एवं हानिकारक औषधि पर रोक। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य किसे सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा और मादक पदार्थों और हानिकारक औषधि, मादक पदार्थों और हानिकारक औषधि पर रोक लगाएगा, जो राज्य है, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को तो बढ़ावा देगा, लेकिन मादक पदार्थ और हानिकारक औषधि जितनी भी हैं उन पर राज्य रोक लगाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48। तो आप लोग अब लिखिएगा क्या अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48। जो अनुच्छेद 48 में पढ़ना है वो पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद और बार बार पूछा जाने वाला अनुच्छेद है। तो इसमें जो कहा गया वो कहा गया है कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग बनाना। क्या कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से बनाना। इसमें आप लोग लिखिएगा
कृषि एवं पशुपालन को कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक बनाना दुधारू नस्ल के पशुओं के वध पर रोक। और इसमें लिखिएगा क्या, जो दुधारू नस्ल के पशुएं हैं, दुधारू नस्ल के पशुओं के वध पर रोक। इसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वह कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाएगा और दुधारू नस्ल के पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। ये कहता है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 है। तो ये जो अनुच्छेद है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आगे जो हमें पढ़ना है, इसी से संबंधित एक अनुच्छेद और है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का है। तो इसी के अंतर्गत लिखिएगा क्या, 48 का एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 48 का। जो अनुच्छेद 48 का में कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपके पेपर की दृष्टि से। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण। जो अनुच्छेद 48 है इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण की संरक्षा जो अनुच्छेद 48 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण करना है और जो वन हैं और वन्य जीव हैं, जितने भी प्राणी और पक्षी हैं, उनको भी बचाना है। ये इसी अनुच्छेद में कहा गया है। और आपसे पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन, क्या, 42 CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है। अब उसके आगे लिखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 है उसे समझिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं, समझते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद, आपको समझना है 49। तो आप लोग डालिएगा क्या, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49। अब हमें जो समझना है वो समझना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49। तो जो अनुच्छेद 49 इसमें कहा गया है क्या, राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों व स्मारकों का संरक्षण करेगा। इसमें कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य राष्ट्रीय महत्व, राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों व स्मारकों का स्मारकों का संरक्षण करेगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि जो राज्य है वह राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों व स्मारकों का संरक्षण करेगा। ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, अनुच्छेद 50।
अनुच्छेद 50। जो अनुच्छेद 50 है इसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका को विधायिका से अलग करेगा। इसमें कहा गया है क्या कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका को विधायिका से अलग करेगा। इसमें लिखिएगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक कर रही। यह अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें लिखिएगा क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। जो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इन दोनों का अलगाव बना रहना चाहिए। यही कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में। अब हमें समझना है कि जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दूसरा अनुच्छेद यानी अंतिम अनुच्छेद अनुच्छेद 51। अब आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा एवं विदेश नीति की चर्चा की गई है। इसमें क्या, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा या विदेश नीति जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, इसमें कहा गया है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और विदेश नीति है वह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आप लोग हमें ये बताइए कि ये जो करेगा वो कौन करेगा। तो आप लोगों को बताना है कि जो ये करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और जो संधियाँ होती हैं वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत होती हैं और इसे जो केंद्र सरकार है वो करती है, ना कि राज्य सरकार करती है। अगर राज्य सरकार करेगी तो केंद्र सरकार से पूछ कर करेगी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, आपके समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता दिया करें। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।